बार बार रिवीजन करवाऊंगा ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कहां पे क्या दिया गया है। तो आपको इरिटेट होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा इंटरेस्ट लेना है सब्जेक्ट में, तो आपको देखो ये पेपर कितना मार्क्स स्कोर करके देता है। अब हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर में, सॉरी कंपटीशन एक्ट चैप्टर में इंट्रोडक्शन टॉपिक की। ये कंपटीशन में इंट्रोडक्शन में क्या बोलता है कि कंपटीशन एक्ट कहीं पर भी डिफाइन नहीं है, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट ने फ्रेमवर्क बनाया है। इसके लॉ और पॉलिसी के लिए गवर्नमेंट ने फ्रेमवर्क बनाया है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में। यानी कि आप यहां पर बड़ी बारीकी से देख सकते हो कि ये आपका एक्ट में डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, यहां पर एक फ्रेमवर्क बनाया गया है, आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है ये फ्रेमवर्क का मतलब क्या होता है। यानी कि आपको कंपटीशन एक्ट एक प्रकार का मार्केट सिचुएशन है, जहां पर क्या होता है कि जो सेलर होते हैं ना, जो कि फर्म या फिर सेलर होते हैं, वो क्या करते हैं, बायर पे अपना वर्चस्व जमाने की कोशिश करते हैं, मतलब इस तरह का इंप्रेशन जमाने की कोशिश करते हैं कि उसको बिजनेस ऑब्जेक्टिव उसका पाया जा सके। क्या बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है? प्रॉफिट बनाना, सेल्स बढ़ाना और मार्केट शेयर क्रिएट करना। अब जहां तक बात करते हैं कि नीड ऑफ कंपटीशन के बारे में, जब आप नीड की बात करते हो तो आपका कहां पे नीड आता है? तो अच्छे क्या होता है यहां पर, सबसे पहले बोलता है कि गुड कंपटीशन का प्री रिक्विजिट क्या क्या होता है, अच्छे कंपटीशन का प्री रिक्विजिट क्या क्या होता है। अगर कंपटीशन आप क्रिएट करना चाहते हो तो उसका प्री रिक्विजिट सबसे पहले होता है फ्री ट्रेड। जी हां, दो शब्द यहां पर बताए गए हैं, एक आपका शब्द बताया गया है ट्रेड और दूसरा शब्द क्या बताया गया है? फ्री ट्रेड करके। ठीक है, एक शब्द बताया गया है ट्रेड, दूसरा शब्द बताया गया है फ्री ट्रेड। अब यहां पर बात करते हैं कि एक जर्नलिस्ट ने बोला था कि जो आपका म्यूचुअल रिलीफ होता है बायर और सेलर का, उसको ट्रेड कहा जाता है, जहां पर एक्सचेंज होता है। जी हां, एक्सचेंज वर्ड यहां पर इस्तेमाल किया गया है, जो कि आप बार्टर सिस्टम में जनरली एक्सचेंज वर्ड यूज करते थे। तो अच्छे कंपटीशन का प्री रिक्विजिट होता है ट्रेड, और उसमें ट्रेड में बोला है कि म्यूचुअल रिलीफ करके एक्सचेंज करते हैं म्यूचुअल रिलीफ में, तो उसको ट्रेड बोला जाता है। लेकिन यहां पर एक वर्ड पर फोकस किया गया, फ्री ट्रेड। ये फ्री ट्रेड और ट्रेड, एक ये जर्नलिस्ट ने एक अजीब सी बात बोली कि फ्री ट्रेड और ट्रेड जो होता है वो एग्जैक्टली अपोजिट होता है। तो इसका मतलब, इनका कहने का क्या मतलब था कि फ्री ट्रेड में अनरिस्ट्रिक्टेड जो सेलर की एंट्री होती है, बायर की एंट्री होती है, सेलर का लिबर्टी होता है। फ्री ट्रेड एक बड़ा कॉन्सेप्ट होता है जिसमें सेलर को ज्यादा से ज्यादा उनको राहत दी गई है कि हां आप सेल कर सकते हो, आप इंटर कर सकते हो, कोई इस तरह का रिस्ट्रिक्शन आपके ऊपर नहीं डाला जा सकता है। लेकिन अगर सिर्फ ट्रेड वर्ड यूज किया गया तो इसका मतलब वहां पर कहीं ना कहीं किसी न किसी माध्यम से मार्केट का इन्फ्लुएंस पड़ता है नए सेलर के लिए। यानी कि यहां पर नीड ऑफ कंपटीशन में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहां पर कौन सी बात पे तवज्जो दिया गया है? फ्री ट्रेड शब्द पे, और यह बोला गया है कि यह ट्रेड का एग्जैक्टली अपोजिट होता है। अब यहां पर बात करते हैं कि जो फ्री ट्रेड के इसेंस क्या क्या होते हैं। फ्री ट्रेड के इसेंस होते हैं दो बातें। एक बात होता है कि जो सबसे सस्ता मार्केट होना चाहिए। अब सबसे सस्ता मार्केट होना चाहिए, इसका मतलब क्या हो गया? बायर आप कहां से खरीदते हो, जहां पर आप कौन से मार्केट में जाना प्रेफर करते हो कि अरे उस बाजार में बहुत सस्ता सामान मिलता है। क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि कम प्रॉफिट मार्जिन पर वो लोग सेल करते होंगे। तो बायर क्या चाहता है कि चीपेस्ट मार्केट मिले उसको, और सेलर क्या चाहता है? उसको डियरेस्ट मार्केट मिले जो कि उसके बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पूरा करे। और जैसा कि देखा हम लोगों ने, बिजनेस ऑब्जेक्टिव है प्रॉफिट बनाना, मार्केट शेयर करना और उसके बाद सेल्स को बढ़ाना करके। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि ये जो चीप मार्केट वर्ड यूज किया गया है, इसी बात के बारे में यहां पर बताया गया है कि चीप मार्केट का मतलब ये नहीं होता है कि जो आपको बायर को जो है ना उसका सामान बिक ही जाएगा। चीप मार्केट में कोई गारंटी नहीं है। मतलब आपका जो कस्टमर का नीड होता है उस पर डिपेंड करता है, उसका जो बायर का बाई करने की क्षमता होती है, परचेस करने का जो विलिंगनेस और कैपेसिटी होती है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो यहां पर सस्ता मार्केट का मतलब ये नहीं है कि हर वक्त हर हमेशा आपका गुड्स बिकेगा ही, आपका सामान बिकेगा ही। तो सस्ते मार्केट का मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें आपकी सेल्स होगी ही करके। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात करते हैं कि जो आपका कहीं कहीं एक सिनेरियो के बारे में एग्जांपल करके आप देख सकते हो। यहां पर बताया गया है कि अगर मान लीजिए कोई ऐसा कंट्री है या कोई ऐसा ग्रुप है जहां पर लो इनकम है या फिर मिडिल इनकम है, मतलब मिडिल टाइप के इनकम वाले लोग हैं, तो उनकी प्रायोरिटी क्या होती है? उनकी प्रायोरिटी होती है जरूरी साधन खरीदना। जी हाँ, नेसेसिटी चीजें पर वो लोग ज्यादा तवज्जो देते हैं। जो घर के घरेलू सामान जो आपके होंगे वो कौन सा खरीदेगा? रिलीवेंट चीजें खरीदेगा, रिलीवेंट प्रोडक्ट खरीदेगा, यानी कि नेसेसिटी चीजों पर ज्यादा जोर देगा। यानी कि मार्केट में इस बात पर ध्यान देना पड़ता है। उसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं, कंपटीशन एक्ट आया इसको रोक लगाने के लिए ही। यहां पर आप एक चीज देख सकते हो
कि अनरेगुलेटेड फ्री मार्केट में क्या होता है, जो एक शॉर्ट कमिंग क्या हो जाता है कि अगर मान लीजिए कि फ्री मार्केट होना चाहिए तो रेगुलेटेड होना चाहिए। जी हाँ, उसको रेगुलेट करने के लिए हमने लॉ देखा है, यहां पर कंपटीशन एक्ट देखा है। कंपटीशन एक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं कि फ्री मार्केट को रेगुलेट कैसे करेंगे। अगर ये अनरेगुलेटेड छोड़ देंगे तो क्या करेंगे, बड़े बड़े प्लेयर लोग होंगे, वो क्या करेंगे कि कोई भी प्रोडक्ट को खरीद लेंगे। जैसे बाजार से सारा बटाटा आपने परचेस कर लिया, सारा आलू परचेस कर लिया, उसके बाद क्या करेंगे आप, उसके बाद उसको आप विथहोल्ड करेंगे। जी हाँ, उसको आप विथहोल्ड करेंगे। फिर देखेंगे मार्केट में जो क्या बोलते हैं, लोअर द सप्लाई हायर द प्राइस। जैसे ही सप्लाई कम हुआ वैसे ही प्राइस बढ़ेगा, और आपके मन मर्जी मुताबिक जब आलू का प्राइस हो जाएगा तब उसको आप मार्केट में धीरे धीरे करके निकालना चालू करोगे। इसका मतलब आपने क्या किया, एक बात का फायदा उठाया विथहोल्ड करने का। अगर इसको रेगुलेट नहीं किया जाता तो फिर ये ऐसा होता, लेकिन क्योंकि हमको कंपटीशन एक्ट इस तरह का करना अलाउ नहीं करता है, इसकी वजह से यहां पर ध्यान देना है कि कंपटीशन एक्ट इस बात को हमको अलाउ नहीं करता है। अब अगला टॉपिक अगर यहां पर हम लोग बात करेंगे, अगले टॉपिक की अगर हम लोग बात करेंगे तो ये बोलता है रोल ऑफ कंपटीशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कंपटीशन का कोई रोल होता है क्या? जी हां, कंपटीशन का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि कंपटीशन जो है वो आपका पॉजिटिव रिलेशन देता है। जी हां, जितना जितना कंपटीशन बढ़ेगा उतना उतना क्या रिलेशन होगा, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ेगा। जी हां, ये तीन वर्ड पे ध्यान देना है, PIG, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और ग्रोथ। इन तीन बातों को ध्यान दे दो कंपटीशन चैप्टर पढ़ते वक्त में। यह बात हर वक्त लिखना है कि पॉजिटिव रिलेशन होता है कंपटीशन का, प्रोडक्टिविटी का, इनोवेशन का और ग्रोथ का। एक्ट में कहीं भी डिफाइन नहीं किया गया है, ठीक है। और कंपटीशन एक मार्केट सिचुएशन होता है, ठीक है। उसके अलावा इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ। इन सब बातों को ध्यान देना है। यानी कि आपका एक स्टडी से यहां पर पता चला कौन सी स्टडी से, यहां पर जो है ना बहुत सारे स्टडी के बारे में बताए गए, पर आपको उसके पर ध्यान नहीं देना है कि कौन सा स्टडी में कौन सी यूनिवर्सिटी ने क्या स्टडी किया था। मतलब यहां पर जो है ना दो बातों पर स्टडी किया गया, एक टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पर और दूसरा एयरफेयर पर। दो बातों पर स्टडी किया गया, एक टेलीकम्युनिकेशन पर और एयरफेयर पर, ठीक है। ये दो बातों पर जब स्टडी किया गया तो इससे पता चला कि आपका जो कंपटीशन होता है वो बढ़ना अच्छी बात होती है, कंपटीशन के फेवर में जो है ना इसका पता चला। और दूसरी तरफ जापान के एक जर्नलिस्ट ने कहा कि कंपटीशन अगर डोमेस्टिक मार्केट में किसी का अच्छा होगा, जी हां, कंपटीशन अगर किसी का डोमेस्टिक मार्केट में अच्छा होगा तो वो इंटरनेशनल लेवल पर अपना स्थान बना पाएगा मार्केट में, यानी कि अपने बिजनेस का ऑब्जेक्टिव को वो प्राप्त कर पाएगा। यानी कि पहले स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंपटीशन होना जरूरी है। इसका मतलब अगर आपने देखा कि कोई भी टेलीकॉम इंडस्ट्री ले लो या कोई भी इंडस्ट्री ले लो या स्टील इंडस्ट्री ले लो, किधर भी आप देख लो कि अगर डोमेस्टिक कंपटीशन लेवल पर वो नंबर 1 पर हैं, तभी इंटरनेशनल लेवल पर नंबर 1 पर हैं। क्रिकेट मैच देख लो या कोई भी खेल देख लो, पहले तो उनको डोमेस्टिक लेवल पे टॉप पे आना पड़ेगा, तब वो इंटरनेशनल लेवल पर खेलने के लिए भेजे जाते हैं। अकॉर्डिंगली यहां पर भी होता है रोल ऑफ कंपटीशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो अब तक आपने क्या क्या देखा, जरा इसके बारे में एक बात फोकस करते हैं कि हम लोगों ने यहां पर देखा सबसे पहले कि कंपटीशन को एक्ट में डिफाइन नहीं किया गया है। दूसरी बात हमने देखी कि कंपटीशन को भले ही एक्ट में नहीं डिफाइन किया गया है, फिर भी कई सारे लॉ एंड पॉलिसी के फ्रेमवर्क कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लाए गए हैं, जिसमें आपका कुछ एक्ट आते हैं, जिसमें मुख्य तौर पे कंपटीशन एक्ट वगैरह आता है। फिर कंपटीशन पॉलिसी क्या होती है, कंपटीशन फ्रेमवर्क में जो लॉ बताया गया है वो क्या होता है, वो सब हम थोड़ी देर में जानेंगे। इसलिए पेशेंस के साथ आपको ध्यान से सुनना है मेरी बात। दूसरी बात हमने देखा कि नीड ऑफ कंपटीशन क्या है, तो अच्छा कंपटीशन, पहली बात तो प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और ग्रोथ बढ़ता है। ये बात जब आप राघवन कमेटी के रिपोर्ट को देखोगे तभी भी आपको तीन वर्ड ही दिखाई देगा, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और ग्रोथ। ये तीन बात पर राघवन कमेटी ने भी रिपोर्ट दिया, थोड़ी देर के बाद हम लोग जानेंगे। तो यहां पर अच्छा कंपटीशन एक प्रीरिक्विजिट होता है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड में भी रेगुलेटेड होना चाहिए। फ्री ट्रेड की खासियत क्या होती है कि फ्री ट्रेड में जो सेलर्स होते हैं उनको लिबर्टी दी जाती है। फ्री ट्रेड का इसेंस क्या होता है, चीपेस्ट मार्केट होना चाहिए और उसके अलावा डियरेस्ट मार्केट होना चाहिए।
किसके लिए डियरेस्ट मार्केट होना चाहिए? सेलर के लिए, और बायर के लिए चीपेस्ट मार्केट होना चाहिए। फिर कुछ बातें हम लोगों ने देखी कि चीप मार्केट का मतलब ये नहीं है कि वो अच्छा मार्केट है, हमेशा डियरेस्ट मार्केट ही साबित होगा। फिर हम लोगों ने देखा जो इनकम ग्रुप होता है कंट्री का, उसके हिसाब से भी उनके खरीद की जो आपकी क्षमता होती है उसके आधार पर नेसेसिटी चीजें बिकती है। ये सब बातें हमने देखी। फिर हम लोगों ने लास्ट पैराग्राफ में देखा कि अगर अनरेगुलेटेड फ्री मार्केट हो तो कभी कभी क्या हो सकता है, इसका एक ड्रॉबैक है कि कुछ जो बड़े प्लेयर हैं वो क्या कर सकते हैं, वो विथहोल्ड कर सकते हैं किसी भी गुड्स को या किसी भी टाइप के गुड्स को या किसी भी प्रकार के गुड्स या सर्विस के कैटेगरीज को, ठीक है, जिसमें वो अपने मन मर्जी मुताबिक मार्केट के साथ प्ले कर सकते हैं। फिर रोल ऑफ कंपटीशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने देखा कि इसका पॉजिटिव रिलेशन होता है प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और ग्रोथ के साथ। किसका? कंपटीशन का। उसके बाद एक यूनिवर्सिटी जो है, उस यूनिवर्सिटी का नाम लिखा होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एलिगिया करके यूनिवर्सिटी करके होगा, ठीक है, यहां पर लिखा हुआ है देखिए। अब यहां पर बात करते हैं कि उसमें बोला कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर पर और एयरफेयर पर जो स्टडी किया गया उससे पता चला कंपटीशन का पॉजिटिव इंपैक्ट होता है। उसके अलावा जापान के एक ऑथर ने बोल दिया कि डोमेस्टिक लेवल पर जिसका कंपटीशन स्ट्रांग होगा वही इंटरनेशनल लेवल पे कंपीट कर पाएगा, अपना स्थान बना पाएगा मार्केट में। अब हम लोग जो अगले टॉपिक की बात करेंगे वो कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ की बात करेंगे। जी हां, कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ की बात करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट जो होता है उन्होंने मार्केट को रेगुलेट करना है, ठीक है, फ्री ट्रेड करना है। पहला कंसेप्ट तो कि गुड कंपटीशन के लिए आपको फ्री ट्रेड तो करना पड़ेगा, यानी कि नए सेलर्स वगैरह की भी अनरिस्ट्रिक्टेड एंट्री करनी पड़ेगी। जो ऐसा कोई कंडीशन नहीं हो जो कि मार्केट में फ्री ट्रेड को बाधा पहुंचाता हो या एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट हो, ये सारी चीजें हम यहां पर देखेंगे। तो कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ, जब हम लोग पॉलिसी की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि ये एक सरकार का मेजर है, गवर्नमेंट का ये मेजर है जो किसको अफेक्ट करेगा। गवर्नमेंट का एक एक डिसीजन किसको अफेक्ट करेगा? एंटरप्राइज को और इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। जी हां, इंटरप्राइज को और उसके इंडस्ट्री को अफेक्ट करेगा। अब यहां पर बात करते हैं कि जो राघवन कमेटी रिपोर्ट के बारे में हम लोग थोड़ी देर के बाद जानेंगे, उसकी चर्चा यहां पर भी की गई है। पहली बात तो जो आपका पॉलिसी होता है वो गवर्नमेंट का मेजर होता है। गवर्नमेंट एक तरह का जो भी आपका मार्केट को रेगुलेट करने के लिए डिसीजन लेगी ये इसी पॉलिसी के तहत लेगी, और पॉलिसी के अंतर्गत लॉ आता है जिसमें आपका एमआरटीपी एक्ट, कंपटीशन एक्ट जैसे लॉ के बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हम लोग राघवन कमेटी के बारे में हमने बात करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था, राघवन कमेटी रिपोर्ट की जब भी बात आएगी तभी भी आपको PIG, पिग वर्ड यूज करना है, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और ग्रोथ। अब यहां पर बात करते हैं, राघवन कमेटी ने ऑब्जर्व किया था ये जो पॉलिसी होती है ना कंपटीशन पॉलिसी, उसका गोल होता है कंपटीशन को प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट करना। तो ये जो पॉलिसी होती है ना कंपटीशन पॉलिसी, उसका गोल क्या होगा? ये होगा कि प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट करना कंपटीशन को, कंपटीशन को बचाना है। कंपटीशन को बचाने के क्या क्या फायदे हैं? तो कॉम्पिटिटर को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी मार्केट में अपना एग्जिस्टेंस बनाने की और बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाने की। किसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी? कॉम्पिटिटर को मिलेगी, किसी एक पर डिपेंडेंट नहीं रहेगा कंज्यूमर। तो जब कंपीट करने वाले लोग होंगे तो क्या होगा? इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलने से क्या होगा? आउटपुट की क्वालिटी बढ़ेगी, आउटपुट की क्वालिटी बढ़ेगी। देखो यहां पर आउटपुट की क्वालिटी बढ़ेगी, क्वालिटी ऑफ देयर आउटपुट। और उसके बाद डेवलपमेंट होगा, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन, ग्रोथ, यानी कि डेवलपमेंट भी होगा, इनोवेशन होगा, ग्रोथ होगा। ग्रोथ बोलो तो डेवलपमेंट होगा। इसका मतलब क्या हो गया? राघवन कमेटी रिपोर्ट ने भी कहीं ना कहीं घुमा फिरा के ये बात बोली कि जो गवर्नमेंट मेजर होता है पॉलिसी, उसने ऑब्जर्व करके बोला कि प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और ग्रोथ के कारण कंपटीशन को प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट करना जरूरी है। ये राघवन कमेटी की रिपोर्ट का सार है, ठीक है। अब यहां पर इसमें कॉम्पिटिटर जो होंगे ना उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिससे क्या होगा? उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट बढ़ेगा, और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए कई तरह के इनोवेशन होंगे, कई तरह के आपके डेवलपमेंट होंगे, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं कि आपका जो 2001 में एक नोबेल प्राइज विनर ने बोला कि जो है ना, जो कंपटीशन होता है ना, वो कोई दिखावे का, जो लग्जरी कंट्री होती है ना, अमीर देश होते हैं ना, उनका वो कोई गहना नहीं है। वो आपका कंपटीशन केवल उनका गहना नहीं है कि हमारे यहाँ कंपटीशन है मतलब हम लोग बहुत ज्यादा स्मार्ट है, ठीक है। ये नेसेसिटी है,
ये हर देश की डेमोक्रेटिक मार्केट की जो भी कंट्री जिनका डेमोक्रेटिक मार्केट है, उनका नेसेसिटी है, हर कंट्री का कंपटीशन नेसेसिटी है, कोई लग्जरी आइटम नहीं है कि भाई हमारे इधर कंपटीशन है तो हमारे लिए कुछ बड़ा अचीवमेंट है। ठीक है, ये नोबेल प्राइज विनर ने बोला कि कंपटीशन कोई लग्जरी नहीं है, वो एक नेसेसिटी है। उसके अलावा आपका यहां पर क्या बोला गया कि कंपटीशन पॉलिसी जो होता है उसका सबसेट है कंपटीशन लॉ। जी हां, पॉलिसी से ही आपका लॉ बना है, इसी पॉलिसी जो कि गवर्नमेंट का एक मेजर है उसी से लॉ बना है। और कंपटीशन पॉलिसी से जो लॉ बना है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया को पावर देता है, जी हां सीसीआई को पावर देता है कि आप किस तरह से कंट्रोल, असिस्ट और रेगुलेट कर सकते हो, किसको, कंपटीशन को। ठीक है, कंपटीशन के फेवर में जजमेंट ले सकते हो, डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, ये बातें देखी। तो अब तक आपने क्या क्या देखा, जरा इन बातों को दोहराते हैं तो फिर आपको बहुत सारी बातें जो है ना दिमाग में, जहन में बैठेगी। कंपटीशन जो यहां पर है, क्या होता है कंपटीशन, ये लॉ में डिफाइन नहीं है। यहां पर एक फ्रेमवर्क बताया गया है जिसमें बोला गया है कि एक आपका मार्केट सिचुएशन होता है जहां पर सेलर होता है वो इंडिपेंडेंटली जो आपके कंज्यूमर के तरफ कंज्यूमर को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए आजाद होते हैं। नीड ऑफ कंपटीशन क्या होता है, ये नीड ऑफ कंपटीशन होता है कि कंपटीशन जो है उसका प्री रिक्विजिट होता है ट्रेड, खासकर फ्री ट्रेड। फिर इसेंस ऑफ फ्री ट्रेड क्या होता है, जो आपका चीपेस्ट मार्केट होना चाहिए बायर के लिए और सेलर के लिए डियरेस्ट मार्केट होना चाहिए, मतलब बिजनेस ऑब्जेक्टिव उसका पाया जा सके। बिजनेस ऑब्जेक्टिव मतलब प्रॉफिट, सेल और मार्केट शेयर। उसके बाद यहां पर जो चीप होने का मतलब ये गारंटी नहीं है कि ज्यादा ही खरीदेंगे लोग, ज्यादा ही बिकेगा। और जो एक सिनेरियो भी आप एज्यूम कर लो कि जहां पर लो या मिडिल इनकम ग्रुप वाली कंट्री है वो क्या करती है, वो आपका नेसेसिटी चीजों पर ज्यादा फोकस करती है, यानी कि डिपेंड करता है कि कंट्री का इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का प्रोविजन क्या है, उन सब बातों पर जो है वो आपका डिपेंड करता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका जो इनकम होगा वो आपका अगर नेसेसिटी चीजें लायक नहीं है तो आप लग्जरी चीजें खरीदोगे, आप इनकम के हिसाब से लग्जरी चीजें खरीदते हो। ये बात यहां पर बताई गई है। फिर बोला कि फ्री मार्केट जो है वो अनरेगुलेटेड होगा तो बड़ी समस्या हो जाएगी। जो बड़े कंज्यूमर लोग हों, बड़े प्लेयर लोग हैं, वो लोग मार्केट में कुछ गुड्स खरीद के उसको विथ होल्ड करेंगे, और विथ होल्ड करेंगे तो उससे क्या समस्या हो जाएगी, उससे समस्या ये हो जाएगी कि वो अपने हिसाब से प्राइस चार्ज करेंगे और ये एंटी कॉम्पिटिटिव रिजल्ट देगा। अब रोल ऑफ कंपटीशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हमने क्या देखा कि आपका रोल में देखा हम लोगों ने पॉजिटिव रिलेशन होता है किसका, कंपटीशन का और प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन एंड ग्रोथ का। और एक यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एजेलिया में वहां पर जो टेलीकॉम सेक्टर है और एयर सेक्टर है उस पर स्टडी किया गया तो बोला गया कि कंपटीशन बहुत अच्छा होता है। दूसरी तरफ जापान के एक ऑथर ने लिखा है कि कंपटीशन जिसका डोमेस्टिक लेवल पर अच्छा है, डोमेस्टिक मार्केट में वही इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट करेगा। इसीलिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंपटीशन जरूरी है। फिर हम लोगों ने बात जानी कंपटीशन पॉलिसी किसको कहा जाता है। कंपटीशन पॉलिसी एक गवर्नमेंट का मेजर है जो डायरेक्ट इफेक्ट करता है एंटरप्राइज के बिहेव को और इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को। इंडस्ट्री को भी अफेक्ट करता है कंपटीशन पॉलिसी, क्योंकि एक गवर्नमेंट का मेजर है, गवर्नमेंट जो भी डिसीजन लेगी उसके हिसाब से बहुत कुछ फर्क पड़ेगा। और इसी के साथ राघवन कमेटी ने भी अपना रिपोर्ट दिया था जिन्होंने बोला था कि कंपटीशन पॉलिसी का गोल है कंपटीशन को प्रिवेंट एंड प्रोटेक्ट करना। इसलिए उनका गोल है ताकि कॉम्पिटिटर को इक्वल अपॉर्चुनिटी जब मिलेगा अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को कमाने के लिए तो आउटपुट की क्वालिटी बढ़ेगी और रिसोर्सेस का डेवलपमेंट होगा। उसके बाद 2001 में एक नोबेल प्राइज विनर ने क्या कहा, नोबेल प्राइज विनर ने कहा था कि स्ट्रॉन्ग कंपटीशन पॉलिसी किसी भी कंट्री का लग्जरी नहीं है बल्कि डोमेस्टिक मार्केट इकोनॉमिक्स जो होता है उसके लिए नेसेसिटी है, ये एक नेसेसिटी है। और कंपटीशन का सबसेट होता है कंपटीशन पॉलिसी, और कंपटीशन पॉलिसी के तहत लॉ बनता है कंपटीशन लॉ। और कंपटीशन लॉ में जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है वो आपके मार्केट कंपटीशन को रेगुलेट करती है, यानी कि कंट्रोल, असिस्ट और रेगुलेट। ठीक है, CAR वर्ड यहां पर आप ध्यान रख सकते हो, कंट्रोल, असिस्ट और रेगुलेट करती है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। किसको, तो कंपटीशन लॉ को। ये बातें हमने जानी। अब हम लोग बात करते हैं इस इवोल्यूशन के बारे में कि कंपटीशन लॉ का भारत में इवोल्यूशन कैसे कैसे करके हुआ, जरा उसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। अब ये टॉपिक में यहां पर कुछ बातें यहां पर ध्यान देने वाली बात है जिसका मैं 1 मिनट में आपको समराइज करके यहां पर लिख देता हूं।
यहां पर हम लोग बात करते हैं इवोल्यूशन ऑफ कंपटीशन लॉ इन इंडिया। कंपटीशन लॉ कैसे बना भारत में, उसकी पूरी कहानी यहां पर आती है। सबसे पहले यहां पर बात आती है ना कि जो पूरे वर्ल्ड में इकोनॉमिक चेंज हो रहा था, कब की बात है ये? 1990 से पहले की बात है, 1990 के से पहले की बात है, जब हमारा भारत बहुत ही बुरी स्थिति से गुजर रहा था। इवन हम लोगों को, भारत को यहां पर अंडर डेवलप्ड इकोनॉमी यानी कि अविकसित देश घोषित किया जाने वाला था, नेपाल की तरह। ठीक है, उस वक्त की बात है। तो वर्ल्ड इकोनॉमी में काफी चेंज हो रहा था, जिससे इंडिया के पास न्यू चैलेंज था और कई अपॉर्चुनिटी भी खुल रही थी। आर्टिकल 38 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का होता है, हमारे भारत के संविधान का आर्टिकल 38, ये सोशल इकोनॉमी फिलॉसफी पर ज्यादा फोकस करता है। ठीक है, सोशो इकोनॉमी पॉलिसी पर फोकस करता है, जिसके तहत अब तक का जो लॉ बनाया गया था वो एमआरटीपी एक्ट 1969 बनाया गया था। और एमआरटीपी एक्ट उतना कारगर नहीं था, इसलिए कंपटीशन लॉ लाने की जरूरत पड़ी। 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, जो कि पहले वीडियो में मैंने आपको भूमिका बनाई थी, उसमें बोला था कि जो लाइसेंस राज था कांग्रेस के द्वारा लाया गया, हर बात के लिए लाइसेंस लेना था। लेबर रखना है तो लाइसेंस, प्रोडक्शन करना है तो उसमें लिमिटेड प्रोडक्शन कर सकते हो, 100 से ज्यादा आप क्वांटिटी प्रोड्यूस करोगे तो ये लाइसेंस लेना पड़ेगा, फिर से 1000 क्वांटिटी से ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो दोबारा लाइसेंस लो। हर बात में, हर चीज में, हर पॉइंट पर लाइसेंस लाइसेंस और लाइसेंस था। गुरु पिक्चर वगैरह आपने देखा होगा तो उसमें आपने देखा होगा ये चीज। तो अब ये समस्या थी, तो उसको हटाकर जो मनमोहन सिंह को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया और 1991 में ग्लोबलाइजेशन लाया गया, जिसमें क्या हो गया कि रिमूव कंट्रोल यानी कि लाइसेंस राज को हटाया गया, इकोनॉमी को ओपन किया गया। जी हां, वर्ल्ड इकोनॉमी को ओपन किया गया, जिसका परिणाम है कि आज भारत में आईटी कंपनी, मल्टीनेशनल कंपनी सब है, पहले इनको एंटर नहीं करने दिया जाता था। ठीक है, जो आईटी कंपनी सब देखो यहां पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर लोग सबसे ज्यादा 50-50 लाख का पैकेज कमा रहे हैं। उसके बाद लिबरलाइजेशन यानी कि लिबरलाइजेशन को जो है ना वो रिस्टोर किया गया, मतलब बिजनेस करने के लिए सारी चीजें, जो प्रमोट करने के लिए चीजें होनी चाहिए वो हुआ। आज भी हमारे भारत में बहुत सारी प्रॉब्लम है, क्योंकि एक नया बिजनेसमैन जैसे बिजनेस चालू करने का सोचता है तो उसको अभी भी कई तरह के लाइसेंस, डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह करके करने पड़ते हैं। चलो लाइसेंस, लीगल परमिट होता है वो तो चलता है, लेकिन हर चीज में, हर जगह पे समस्या है, कदम कदम पे। जबकि नए बिजनेसमैन को 2-3 सालों के लिए काफी लिबरल होना चाहिए, गवर्नमेंट को काफी प्रमोट करना चाहिए, किसी भी तरह करके उसको ज्यादा टेंशन नहीं होना चाहिए, तभी जाके ग्रोथ होगा। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि 1991 में ग्लोबलाइजेशन आया। 1995 में जो गैट एग्रीमेंट हुआ, जी हां, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, जो गैट एग्रीमेंट 1995 बहुत पहले हुआ था, लेकिन 1995 में जो है ना वो जिनेवा में एक मीटिंग हुई थी गैट को लेके, उसको उर्गाई राउंड बोलते हैं। उसमें करीब 123 नेशन ने, जी हां, 123 नेशन ने भाग लिया था, मतलब वर्ल्ड के लगभग सारी कंट्रीज में इन्वॉल्व हो गई। ठीक है, 146 कंट्रीज करीब है, 146 या 147, उसमें लगभग 123 देश इन्वॉल्व हुए थे। वो 1 जनवरी 1995 की बात है। उसमें जो WTO जो है ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, नाम बदलकर गैट एग्रीमेंट का रख दिया गया। कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर कुछ भी ओवरराइड नहीं करता है, लेकिन आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि गैट एग्रीमेंट होता है वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होता है उस पर को भी ओवरराइड करता है। वो कैसे, उसकी चर्चा देखने के लिए आप जो राजीव दीक्षित वगैरह का बहुत सारा गैट एग्रीमेंट को लेकर वीडियोस दिया गया है, वो सब सुन सकते हो। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं कि जब WTO नाम इसका बदल के रख दिया गया, गैट एग्रीमेंट को वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म किया गया, जिसमें 123 देशों ने इंक्लूडिंग भारत ने साइन किया। उसके बाद 1996 में हमारे नेता लोग क्यों चुप बैठते हैं, उन्होंने भी सिंगापुर में जाके मीटिंग किया। अरे भाई, मीटिंग भी किया, मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन सिंगापुर। ठीक है, उसमें उन्होंने जो बातें चर्चा की, उसमें आपका जो ट्रेड और कंपटीशन के बीच, कंपटीशन पॉलिसी के बीच में जो आपके उसके रिलेटेड चर्चा की, उसमें इंक्लूडिंग एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस, उसके बाद जो है ना आपका मर्जर एमालगमेशन से किस तरह से मार्केट को किस तरह से कंट्रोल करते हैं कुछ बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े ग्रुप, उसके बारे में चर्चा किया। उसके बाद 1996 के बाद 1999 के बजट स्पीच में जो तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर थे मिस्टर यशवंत सिन्हा, उन्होंने कहा कि एमआरटीपी एक्ट अब ऑब्सोल्यूट हो गया है, वो इतना कारगर नहीं है, इसलिए हमें नए लॉ की तरफ बढ़ना चाहिए और हमको कंपटीशन पर रोक लगाने के बजाय हमको कंपटीशन को प्रमोट करना चाहिए। और ये फाइनेंस मिनिस्टर ने 1999 में बजट स्पीच में कहा। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बताया कि इवोल्यूशन ऑफ कंपटीशन लॉ इन इंडिया कैसे करके हुआ।
कंपटीशन लॉ जो है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। तो यहाँ पर सबसे पहले वर्ल्ड इकोनॉमी में जो चेंज आया जिससे न्यू चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटी आई। फिर आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का उसने क्या बोला, आर्टिकल 38 सोशो इकोनॉमी फिलॉसफी पर फोकस करता है, इसकी वजह से एमआरटीपी एक्ट आया हुआ था। फिर 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, गैट का नाम बदलकर डब्ल्यूटीओ रख दिया गया। 1996 में मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुआ दिसंबर में सिंगापुर में, जिसमें बहुत सारी चीजें ट्रेड के बारे में चर्चा की गई। एमालगमेशन मर्जर से मार्केट पे कैसा कंट्रोल किया जाता है वो चर्चा की गई। और 1999 में बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर तत्कालीन जो थे उन्होंने बोला कि एमआरटीपी एक्ट अब कारगर नहीं है, इसीलिए हमको कंपटीशन को प्रमोट करने वाला कुछ लॉ बनाया जाए। ये सब बातें मुख्य तौर पे चर्चा की। अब इसके बाद जो राघवन कमेटी बनाई गई और राघवन कमेटी के रिपोर्ट के बारे में आप चर्चा करोगे तो राघवन कमेटी एक हाई लेवल कमेटी बनाई गई जो कंपटीशन पॉलिसी के तहत लॉ लाना है कि नहीं कंपटीशन लॉ का, उस पर चर्चा की गई। तो उसमें जो है एसवीएस राघवन को चेयरपर्सन बनाया गया। इन साउथ इंडियन लोगों के पास देखो कितना दिमाग होता है। अब जहां तक बात करते हैं कि राघवन कमेटी ने अपने रिपोर्ट में बोला, ठीक है, मे 2000 में ऑब्जर्व करके 1999 में देखो यशवंत सिन्हा ने क्या बोला था बजट स्पीच में, वो आया। फिर 2000 इस ईयर की बात आई, उन्होंने बोला कि कंपटीशन पॉलिसी जो आप लगाना चाहते हो ना उसके लिए आपका कुछ कुछ बातें प्री रिक्विजिट है, जिसमें हम लोगों का पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट जिसको आप बोल सकते हो, जिसमें बोला कि कंपटीशन पॉलिसी की वजह से एक लॉ लाना पड़ेगा, एक इंस्ट्रूमेंट लाना पड़ेगा जिससे एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होगा। यहां पर क्या बात बताई गई, एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, टेक्निकल प्रोग्रेस, कंज्यूमर वेलफेयर एंड कंसंट्रेशन ऑन इकोनॉमिक पावर। ठीक है, यानी कि इन सबसे टेक्निकल प्रोग्रेस, सबसे पहले रिसोर्सेस अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस लिमिटेड हैं, पहली बात जोड़ दी गई। दूसरी बात दिया गया यहां पर टेक्निकल प्रोग्रेस, इस रिपोर्ट में इन सब बातों पर चर्चा की, टेक्निकल प्रोग्रेस। उसके बाद बोला गया कंज्यूमर वेलफेयर, कंज्यूमर का वेलफेयर को तो कभी भूलना ही मत। उसके ये सबसे जो क्या होगा, प्रोडक्टिविटी, इनोवेशन और ग्रोथ होगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ इकोनॉमिक पावर। ग्रोथ का मतलब इकोनॉमिक पावर जो है ना वो बढ़ेगा। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि राघवन कमेटी ने कुल मिला के वही सब रिपोर्ट दिया जो सब आपने अभी तक देखा है। अब यहां पर बात करते हैं कि एक पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन होम अफेयर, अभी तो आपका रिपोर्ट आ गया भाई साहब। कब रिपोर्ट आया राघवन कमेटी का, तो 2000 में आया। 1999 में 1991 में ग्लोबलाइजेशन हुआ, ये तो आपने देखा कि ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 में, ठीक है, जिसमें क्या बोलते हैं उसका फाइनेंस मिनिस्टर कौन थे, हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, उस वक्त के फाइनेंस मिनिस्टर थे। इंडिया की स्थिति बहुत बुरी थी और धीरे धीरे करके इंडिया इन सब बातों से उभरा। मनमोहन सिंह ने ग्लोबलाइजेशन किया, लिबरलाइजेशन को प्रमोट किया, ठीक है, लाइसेंस राज को हटाया। तो 1991 के बाद सारी कहानी करके आप देख रहे हो। फिर 1995 में देखा कि गैट का डब्ल्यूटीओ आया, 1995 में गैट हटकर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आ गया। सिंगापुर में 1996 में हमारे मिनिस्टर लोगों ने मीटिंग किया। फिर 1999 की बात जब आती है तो 1999 में आपने क्या देखा कि 1999 में मिस्टर यशवंत सिन्हा ने अपने बजट स्पीच में कह दिया कि आपका एमआरटीपी एक्ट अब उतना कारगर नहीं है, इसीलिए हमको कंपटीशन पे फोकस करने वाला लॉ लाना चाहिए। उसके बाद 2001 में राघवन कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, 2000 में राघवन कमेटी ने अपना रिपोर्ट दिया, ठीक है। ये 1999 में ही राघवन कमेटी अपॉइंट हो गई थी और मई 2000 में ऑब्जर्व किया, मई 2000 में ऑब्जर्व किया, तो 2000 ईयर में ऑब्जर्व करके रिपोर्ट दिया, ठीक है। उसके बाद 2001 की बात आती है, 2001 की बात आती है, उनके रिपोर्ट से तो कुछ होगा नहीं हाई लेवल कमेटी की। अब तो पार्लियामेंट में बातें पहुंचनी चाहिए, यानी कि कंपटीशन बिल पेश किया गया होगा। कंपटीशन बिल जो है ना आपका लोकसभा राज्यसभा से पारित हुआ होगा, उसके बाद प्रेसिडेंट का एसेंट मिला होगा और उसके बाद अकॉर्डिंगली कंपटीशन एक्ट जो है वो आया होगा, ठीक है। तो आपका कंपटीशन एक्ट अकॉर्डिंगली आया, ठीक है, बिल पास हुआ। फिर आपका जो है ना 13 जनवरी 2003 से को प्रेसिडेंट का एसेंट मिला, प्रेसिडेंट ने सहमति दे दिया। लोकसभा से पारित होने के बाद, राज्यसभा से पारित होने के बाद फिर प्रेसिडेंट का एसेंट बनता है, तो कंपटीशन लॉ इस तरीके से आया।
ये बातें जो है ना पूरी कहानी में आपने जानी। तो अब तक की कहानी में उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर हो रहा होगा। सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट लाना पड़ेगा, तभी जाके आप चीजों को समझ पाओगे, आगे यहाँ पर जो है ना वो देख पाओगे। अब हम लोग बात करते हैं स्कीम ऑफ द एक्ट के बारे में। जो एक्ट का स्कीम है वो कैसा है, जरा उसके बारे में चर्चा करते हैं। यहां पर की जाती है कंपटीशन एक्ट हैज बीन स्प्लिट इनटू 9 चैप्टर्स। सबसे पहले 9 चैप्टर्स में है, और 9 को जब उल्टा कर दो 2 बार तो 66 सेक्शन हैं। ठीक है, 9 चैप्टर 66 सेक्शंस। उसके अलावा 2017 में जो फाइनेंस एक्ट आया ना, उसमें ये सेक्शन को ऐड किए गए। इसका ऐड करने का जो मुख्य तौर पे उद्देश्य था, वो जो ट्राइब्यूनल होते हैं ना, एप्लीएट ट्राइब्यूनल, उनको पावर देना, उनको लाना। ठीक है, ये पर्पस जो था आपका। अब एप्लीएट ट्राइब्यूनल वही है जो कंपटीशन एक्ट कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से होते हैं। यानी कि 66 सेक्शन में ये सारे सेक्शंस जो हैं वो जुड़ गए। ठीक है, इसके बाद जो स्कीम ऑफ द एक्ट में बात आती है, ऑब्जेक्ट बिहाइंड द इनैक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट। क्या ऑब्जेक्ट होता है कंपटीशन एक्ट का इनैक्टमेंट करने का? तो सबसे पहले प्रियम्बल में ही ऑब्जेक्ट लिख दिया गया है, क्लियरली मेंशन इन द प्रियम्बल। जो आपका प्रियम्बल होता है उसमें साफ साफ लिख दिया गया है कि फॉर कीपिंग इन व्यू इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए सीसीआई को स्टेब्लिश करना। प्रियम्बल में ही लिखा गया है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट का जो है ना प्रियम्बल से ही चर्चा कर दिया गया, कि प्रियम्बल में ही लिखा हुआ है साफ साफ करके कि आपका क्या होगा, कि ऑब्जेक्ट प्रियम्बल में लिखा हुआ है कि आप कंपटीशन को प्रमोट करो। कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए आपको सीसीआई जो है ना उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि कंपटीशन को प्रमोट करने के लिए फ्री ट्रेड करना पड़ेगा, और फ्री ट्रेड तो अनठिकानी हो नहीं सकता है, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, अंदाज से तो नहीं हो सकता, उसको रेगुलेट करना पड़ेगा फ्री ट्रेड को। ये बात बताई गई। इस ऑब्जेक्टिव में बताया गया कि एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन को प्रिवेंट करना। तो अब हम लोग यहां से शॉर्टकट्स वर्ड यूज करते हैं। एडवर्स इफेक्ट एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, उसको क्या करना, रोकना। सबसे पहले आती है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। उसके बाद प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन इन द मार्केट, प्रमोट करना, तो प्रोटेक्ट करना एंटी कॉम्पिटिटिव इफेक्ट को, जो प्रमोट करना कंपटीशन को मार्केट में, प्रोटेक्ट करना कंज्यूमर के इंटरेस्ट को। देखो ये ओपन बुक एग्जाम है, इसलिए पॉइंट टू पॉइंट रटने की जरूरत नहीं है, बस समझने की जरूरत है कि ऑब्जेक्टिव में क्या क्या दिया गया है। इंश्योर फ्रीडम टू कैरी आउट बाय अदर पार्टिसिपेंट्स इन द मार्केट, यानी कि कॉम्पिटिटर का फ्रीडम है कि नहीं है इंटर करने का। ठीक है, मार्केट में टिकने का, मार्केट किसी भी तरह करके उसको इन्फ्लुएंस तो नहीं किया जा रहा है, या तो वो निकल ले या फिर उसको एंट्री ही बैरियर किया जा रहा है, रोका जा रहा है। ठीक है, या फिर इंसिडेंटल मैटर देयर टू, रिलेटेड मैटर का। तो ये ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट मुख्य तौर पे क्या क्या है, सबसे पहले प्रेम्बल में ही दिया गया है, सीसीआई का निर्माण करना है, एडवर्स इफेक्ट को जो है ना कंपटीशन पे पड़ने वाले उसको रोकना है, ऐसे प्रैक्टिसेस को, और प्रमोट करना है कंपटीशन को, कंज्यूमर का इंटरेस्ट, उसके बाद फ्रीडम ऑफ ट्रेड और जो भी कॉम्पिटिटर होंगे उनका, और इंसिडेंटल मैटर को। ये सारे ऑब्जेक्ट हैं, ये ऑब्जेक्ट को ध्यान में, आपको ये ऑब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो है ना बहुत सारी बातें दी गई है, जिसमें मुख्य तौर पे बताया गया है, देखो ये प्रोडक्टिविटी पी, ठीक है, एलोकेटिव इफिशियंसी, और उसके बाद जो है ना डायनेमिक इफिशियंसी। ये जो इफिशियंसी के बारे में बताया गया है कि एडवांटेज ऑफ परफेक्ट कंपटीशन। ये जो परफेक्ट कंपटीशन है वो आपके इकोनॉमिक्स वाला परफेक्ट कंपटीशन नहीं है। ठीक है, यहां पर इस परफेक्ट वर्ड को उस तरीके से नहीं लेना है। अच्छे कंपटीशन का एडवांटेज क्या होगा, यहां पर बताया गया है कि अच्छे कंपटीशन का एडवांटेज होगा एलोकेटिव इफिशियंसी। एलोकेटिव इफिशियंसी का मतलब क्या हो गया, कि ये आपका एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। प्रोडक्टिव इफिशियंसी यानी कि आपका प्रोडक्शन जो है ना मिनिमम कॉस्ट में मैक्सिमम प्रोडक्शन हो सके, यानी कि ये प्रोडक्टिव इफिशियंसी को बढ़ाएगा, ये एडवांटेज है। दूसरा, लिमिटेड रिसोर्सेस का एलोकेशन प्रॉपर तरीके से होगा। ठीक है, और तीसरी बात आपका बताई गई डायनेमिक इफिशियंसी, यानी कि इनोवेशन बढ़ेगा। तो यहां पर मैंने आपको तीसरी बात क्या बताई थी, इनोवेशन। ठीक है, तो प्रोडक्टिविटी और इनोवेशन यहां पर आ गया, और ये प्रोडक्टिविटी का 2 पॉइंट हो गया, एक इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, और दूसरा प्रोडक्टिविटी जो है ना वो मिनिमम कॉस्ट पे होगी, और डायनेमिक इफिशियंसी का मतलब इनोवेटिव प्रैक्टिस बढ़ेगा। ये डायनेमिक इफिशियंसी का मतलब हुआ। इसके बाद हम लोग आगे वीडियो में कवर करेंगे। यहां पर सारी चीजें जो है ना एक एक करके मैं आपको बारीकी से इसी तरीके का बताऊंगा, और आपको रिवाइज भी करवाते चलूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ठीक है, आप हमारा जो नंबर है उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं, 8447689442।
ये नंबर आप अपने व्हाट्सएप पे सेव करो और इस पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अगले वीडियो तक के लिए जयराम जी की। तो अब तक कंपटीशन लॉ के बारे में जो जो जाना उसके बारे में एक बार हम लोग रिवीजन करते हैं। जी हाँ, सारी चर्चाएं आपको एक बार देखनी है शुरू से कि क्या क्या अब तक हम लोगों ने कंपटीशन लॉ के बारे में जाना। सबसे पहले इस चैप्टर की जो हम लोगों ने शुरुआत की थी वहां पर हम लोगों ने देखा था इंट्रोडक्शन टॉपिक, जहां पर देखा था कंपटीशन लॉ जो है वो एक्ट में कहीं पर भी डिफाइन नहीं है। दूसरी बात हमने देखा था कि गवर्नमेंट ने इसके लिए एक फ्रेमवर्क डिजाइन किया है जिसमें कंपटीशन पॉलिसी और लॉ आता है। ये जो पॉलिसी होता है ना उसी का लॉ सबसेट होता है। तो कंपटीशन पॉलिसी एक इंस्ट्रूमेंट होता है। जो कंपटीशन होता है यहाँ पर बताया गया एक मार्केट सिचुएशन होता है जहां पर फर्म या सेलर क्या करते हैं, एक सिचुएशन बनाते हैं ताकि उसकी बिजनेस ऑब्जेक्टिव को पाया जा सके बायर के द्वारा। फिर नीड ऑफ कंपटीशन, हमने देखा कि कंपटीशन के लिए नीड होता है ट्रेड का, और ट्रेड जो होता है वो एग्जैक्टली ऑपोजिट होता है फ्री ट्रेड का, क्योंकि फ्री ट्रेड होता है उसमें अनरिस्ट्रिक्टेड जो आपका रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है। ठीक है, सेलर को रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है या फिर ऐसे कोई कंडीशन नहीं होते हैं जो कंपटीशन को एडवर्स इफेक्ट डाले। तो अब जाहिर सी बात है कि फ्री ट्रेड अगर डालोगे तो उस सिचुएशन में समस्या क्या आ सकती है कि अगर वो अनरेगुलेटेड होगा तो यहां पर लास्ट में जो विथहोल्ड वाला एग्जांपल हमने देखा था कि जो अगर आपने ये शॉर्ट कमिंग होता है फ्री ट्रेड का कि अगर किसी ने किसी गुड्स को विथहोल्ड कर लिया तो उसका प्राइस बाद में वो अपने हिसाब से चार्ज करेगा। फिर यहाँ पर इसेंस ऑफ फ्री ट्रेड हमने देखा था कि चीपेस्ट मार्केट होना चाहिए बायर के लिए और सेलर के लिए डियरेस्ट मार्केट होना चाहिए। लेकिन एक बात यहाँ पर बट कीप इन माइंड करके हमने यहाँ पर देखा था कि गुड्स को जो परचेस सस्ते में अगर गुड्स कर दिया तो गारंटी नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे ही लोग। उसके बाद यहाँ पर बताया गया है कि एक सिनेरियो करके बताया गया है इस पर कि लो या मिडिल इनकम वाले लोग हैं वो लग्जरी आइटम पे कम पर नेसेसिटी आइटम पर ज्यादा फोकस करेंगे खरीदने के लिए। फिर जहां तक बात करते हैं कि यहाँ पर अनरेगुलेटेड मार्केट, अगर फ्री मार्केट अनरेगुलेटेड हुआ तो क्या परिणाम होगा जिसकी चर्चा हम लोगों ने की। और उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि कंपटीशन जो होता है वो सबसेट होता है, कंपटीशन पॉलिसी का सबसेट होता है कंपटीशन लॉ करके। फिर हम लोगों ने देखा कि रोल ऑफ कंपटीशन इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रोडक्शन, इनोवेशन और ग्रोथ का पॉजिटिव रिलेशन होता है कंपटीशन के साथ। फिर देखा कि एक यूनिवर्सिटी के स्टडी में टेलीकम्युनिकेशन और एयरफेयर पर जो यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्ट एजेलिया में जो आपका स्टडी किया गया था उसमें पाया गया कि आपका कंपटीशन पॉलिसी जो है वो बनाना जरूरी होता है। एक रिपोर्टर ने, जापान के एक रिपोर्टर ने कहा, ऑथर ने कहा कि स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक कंपटीशन होगा तभी इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पीट कर पाएगा। फिर कंपटीशन पॉलिसी एंड लॉ इन इंडिया की बात हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कंपटीशन पॉलिसी में यहां पर बताया गया कि आपका ये एक गवर्नमेंट का मेजर होता है। किस चीज का गवर्नमेंट का मेजर होता है, ठीक है, जो कि इंटरप्राइज के बिहेवियर और इंडस्ट्री के स्ट्रक्चर को डायरेक्टली अफेक्ट करता हो। राघवन कमेटी के रिपोर्ट में बताया गया कि अच्छा कंपटीशन पॉलिसी होगा तो ही आपका कुछ बातें हो सकती हैं। अच्छा कंपटीशन पॉलिसी होगा तो वो टेक्निकल डेवलपमेंट वाला पॉइंट यहाँ पर नहीं, उसके अलावा जो पॉइंट आपका दिया गया था वो यहाँ पर बताया गया था कि आपका प्रोडक्शन, इनोवेशन, ग्रोथ को ऑब्जर्व किया उन्होंने। मतलब बोला कि कॉम्पिटिटर लोग होंगे उनको अगर इकोनॉमिक लिबर्टी दी जाएगी, अगर उनको उनका इकोनॉमिक बेनिफिट देखेगा तो ओवरऑल आउटपुट की क्वालिटी बढ़ेगी, रिसोर्सेज का इफेक्टिव डिप्लॉयमेंट होगा, इफेक्टिव एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। ये सारी बातें जो है ना हम इन्हें यहाँ पर जानी। तो राघवन कमेटी की रिपोर्ट में देखा हमने कि कंपटीशन पॉलिसी जो होता है वो अच्छा होता है। कंपटीशन पॉलिसी के लिए आपका उसका मुख्य गोल ही होता है कंपटीशन को प्रोटेक्ट करना और प्रमोट करना कंपटीशन को। फिर उसके बाद राघवन कमेटी रिपोर्ट, जिसके बारे में आगे करके भी देखना है हम लोगों को, जिसमें आपने साफ साफ देखा कि कॉम्पिटिटर को इक्वल अपॉर्चुनिटी जब मिलता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट करने का तो आउटपुट की क्वालिटी बढ़ती है और रिसोर्सेज का डिप्लॉयमेंट अच्छा होता है। 2001 में एक नोबेल प्राइज विनर जोसेफ करके कुछ नाम था, उसने बोला कि जो स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होगा, स्ट्रॉन्ग कंपटीशन होता है वो किसी भी कंट्री का लग्जरी नहीं है अमीर देशों का, बल्कि जो आपका जो सारे देश होते हैं उनके लिए एक नेसेसिटी है। और उसके बाद देखा कंपटीशन लॉ जो होता है वो कंपटीशन पॉलिसी का सबसेट होता है और कंपटीशन लॉ में आपका जरूरी है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाना जो कि कंपटीशन
से रिलेटेड बातों को कंट्रोल, असिस्ट और रेगुलेट कर सके फ्री ट्रेड को। फिर हम लोगों ने देखा इवोल्यूशन कैसे कैसे हुआ कंपटीशन पॉलिसी का भारत में, जिसमें हमने देखा कि वर्ल्ड इकोनॉमी में वास्ट चेंजेस के कारण भारत के सामने भी नए नए चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज आ रहे थे। आर्टिकल 38 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सोशो इकोनॉमिक फिलोसफी करके दिया गया था, जिसके तहत एमआरटीपी एक्ट 1969 में ही लाया गया था। लेकिन ये बात है 1990 के आसपास की, जहां पर हमारे देश की स्थिति बहुत बुरी थी, गरीबी चरम सीमा पर थी, लोगों के पास जीने खाने के पैसे नहीं हुआ करते थे और समस्याएं तो इतनी ही थी कि मोबाइल तो छोड़ो, मोबाइल तो उस वक्त मान लो कि उतना पॉपुलर भी नहीं हुआ था। जो बिस्लरी की बोतल खरीद के पानी पीते हैं वो भी लोग नहीं पी सकते थे। ये कैपेसिटी थी हमारे देश की। वो 1990 में जो आपने फाइनेंस मिनिस्टर जो हमारे उस वक्त के तत्कालीन जो फाइनेंस मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह, जिनका 1993 में बहुत नाम हुआ क्योंकि उन्होंने बहुत सारी चीजें जो है ना डिसीजन लेकर देश को डूबने से बचाया था। तो 1991 में ग्लोबलाइजेशन को भारत ने प्रमोट किया, जिसमें पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी को भारत के लिए ओपन किया, जिसका परिणाम आज आईटी सेक्टर सब आप देख सकते हो। उसके बाद जो ना बीपीओ केपीओ सारा जो है आपका इसी का परिणाम है। फिर यहां पर बोला कि लिबरलाइजेशन को बढ़ावा दिया, लाइसेंस राज को हटाया यानी कि कंट्रोल को रिमूव किया गया बिजनेसमैन के रिस्पेक्ट में। फिर 1991 के बाद 1995 आया, जिसमें जो गैट एग्रीमेंट था, गैट एग्रीमेंट जब इंडिया ने साइन किया था तो इंदिरा गांधी का साफ साफ स्टेटमेंट था, बेगर्स हैज नो चॉइस, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को भी ओवरराइड करता है। और भारत की ऐसी स्थिति इंदिरा गांधी ने बताई, बोला बेगर्स के पास कोई चॉइस नहीं, इसलिए हमको गैट एग्रीमेंट साइन करना पड़ेगा। और ये पेपर में भी छपा था, न्यूज पेपर में भी। तो जब हम लोग बात करते हैं गैट एग्रीमेंट के बारे में, तो गैट एग्रीमेंट का नाम बदलकर 1995 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन रख दिया गया, यानी कि डब्ल्यूटीओ की स्थापना गैट की वजह से हुई। गैट का ही कन्वर्जन है ये, और 123 देश इसमें भाग लिए थे, जिसमें भारत भी शामिल था। अब जहां तक बात करते हैं 1995 के बाद जो जिनेवा में आपका उर्गाई राउंड जिसको बोलते हैं, उसमें डब्ल्यूटीओ का फॉर्मेशन हुआ था, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ। आपने बहुत अच्छे तरीके से नाम सुना होगा, और डब्ल्यूटीओ पे ही एक बार हमला हुआ था। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग पर, अब यहां पर बात करते हैं कि उसके बाद सिंगापुर में हमारे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस हुए थे, जिसमें बोला गया कि आपका जो ट्रेड को है वो फ्री करना जरूरी है और एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिस पर नजर बनाए रखना जरूरी है। इसी के साथ 1999 में बजट स्पीच में जो तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत सिन्हा थे, उन्होंने कह दिया क्या कि एमआरटीपी एक्ट ऑब्सोल्यूट हो चुका है, वो अब कारगर नहीं है, इसीलिए हमको कंपटीशन को रोकने के बजाय उसको प्रमोट करने पर ज्यादा फोकस करना चाहिए। और यहीं से जन्म होता है कंपटीशन लॉ का। राघवन कमेटी ने रिपोर्ट दिया। 1999 के बाद एक कमेटी अपॉइंट की गई, हाई लेवल कमेटी जिसको बोलते हैं, कोई भी लॉ लाने से पहले गवर्नमेंट जो है ना काफी विचार विमर्श करती है। तो इनमें इस कमेटी में एसवीएस राघवन ने आईएएस आईपीएस लोगों का ग्रुप बनाया होगा, जो इन प्रकार के जो विभिन्न लोग होंगे जो रेवेन्यू से बिलोंग करते हैं, रेवेन्यू सर्विसेज से बिलोंग करते हैं, उनका ग्रुप बनाकर एक कमेटी बनाई, जिसके हेड थे, जिसके चेयरपर्सन थे मिस्टर एसवीएस राघवन। ठीक है, उन्होंने राघवन कमेटी रिपोर्ट में ने मई 2000 ईयर में जो आपका क्या बोला कि भाई आपका जो कंपटीशन पॉलिसी है उसके लिए वो जरूरी है, कंपटीशन पॉलिसी जो है ना वो जरूरी है, क्योंकि मुख्य उद्देश्य होता है रिसोर्सेस का एलोकेशन करना, अनलिमिटेड वांट्स लिमिटेड रिसोर्सेज, यानी कि इसका प्रॉपर डिप्लॉयमेंट होना चाहिए, टेक्निकल प्रोग्रेस और कंज्यूमर वेलफेयर वगैरह सब के लिए। एमआरटीपी एक्ट को इतना कारगर नहीं बताया इन्होंने भी, अकॉर्डिंगली कंपटीशन लॉ का जन्म हुआ। फिर उसके बाद जो है ना राघवन कमेटी का रिपोर्ट आ गया, फिर आती है पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की चर्चा। पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी की जब हम लोग बात करेंगे, जाहिर सी बात है तब अब लोकसभा और राज्यसभा से में बिल पेश किया जाता है, उसके बाद बिल पारित किया जाता है। तो आपने सारी कहानी यहां पर देखी, 1991 में ग्लोबलाइजेशन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बनना, फिर हमारे मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होना सिंगापुर में, उसके बाद 1999 में राघवन कमेटी, 1999 में नहीं ये 2000 ईयर में राघवन बजट स्पीच में यशवंत सिन्हा का बोलना, फिर 2000 ईस्वी में राघवन कमेटी का रिपोर्ट, और 2001 ईस्वी में ये बिल आना। उसके बाद ये जो कॉम्पिटिशन बिल आया उस पर प्रेसिडेंट का एसेंट पड़ा 13 जनवरी 2003 को लोकसभा राज्यसभा से पारित होने के बाद,
और अकॉर्डिंगली कंपटीशन लॉ का जन्म हुआ। फिर स्कीम ऑफ द एक्ट, इसमें टोटल 9 चैप्टर्स हैं और 66 सेक्शंस हैं, लेकिन इसके अलावा 2017 में सेक्शन 53A से यू डाला गया, मुख्य तौर पर एनक्लैट को यानी कि जो आपका एप्लीट ट्राइब्यूनल है उसको बढ़ावा देने के लिए। और ये जो आपका क्लैट है वो आपका कंपटीशन एक्ट के हिसाब से जो आपका जो एप्लीट ट्राइब्यूनल होता है उसी की परिभाषा को यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर दिया गया। फिर हमने जाना था ऑब्जेक्ट बिहाइंड इनैक्टमेंट ऑफ कंपटीशन एक्ट। सबसे पहले प्रेम्बल में ही लिखा गया था कि आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट करना, एडवर्स इफेक्ट एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट को रोकना और जो आपका प्रमोट करना जो इकोनॉमिक जो कंपटीशन है मार्केट में, कंज्यूमर के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, ये वगैरह वगैरह करके हमने ये सारी बातें जानी थी। फिर हम लोगों ने यहां पर जाना था कि जो आपका एडवांटेज, अच्छे कंपटीशन का एडवांटेज क्या होगा। तो हमने देखा था कि डायनेमिक इफिशियंसी का मतलब होता है इनोवेशन बढ़ेगा, प्रोडक्टिविटी जो है ना एफिशिएंट होगी, यानी कि कम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में कम खर्चे में अच्छा प्रोडक्शन होगा और लिमिटेड रिसोर्सेस का प्रॉपर एलोकेशन होगा। अब तक हम लोगों ने जो बातें देखी थी उसको हमने रिवाइज किया, उसकी हमने समरी देखी। अब हम अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर किस चीज के बारे में। यहाँ पर आगे जो दिया गया है एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट का मतलब जैसा कि आपको पता है सुप्रीम कोर्ट होता है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के केस में, सेल के केस में कंपटीशन को लेकर बहुत सारी बातें बताई गई, जहां पर हम लोग आगे और भी केसेस देखेंगे। काफी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत सारे कानून के बारे में जानेंगे, जिसमें बीसीसीआई पर केस हुआ था, जो आपका जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड होता है उस पर। उसके बाद जो है ना वो आपका रिलायंस जियो वाला मामला देखेंगे और बहुत सारे ऐसे मामले आएंगे जो काफी इंटरेस्टिंग है। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं जो सेल के केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारी बातें बताई कंपटीशन को लेकर। इन्होंने कंपटीशन के फेवर में बहुत सारी बातें बताई, जिसमें इन्होंने बोला कि जो ओपन इकोनॉमी करना, जो आपका जो ऑब्जेक्ट होता है आपका कंपटीशन का अच्छा ऑब्जेक्ट है, वो बोलता है जिसमें क्या क्या बोला कि इकोनॉमी ओपन अप करना यानी कि फ्री ट्रेड करना। उसके बाद लाइसेंस जो कंट्रोल था, लाइसेंस राज रिमूव कंट्रोल करना, लिबरलाइजेशन को बढ़ावा देना। यही बात तो राघवन कमेटी ने के रिपोर्ट ने भी कहा था। इसका मतलब यहां पर क्या बोला कि जो आपके उन्होंने भी सेम बातें बताई गई। उसके बाद जो है ना यहां पर कुछ बातें और बताई गई, जो इंडियन मार्केट है उसको विदेश में जो आपका जो इंटरनेशनल लेवल पर कंपीट करने के लिए कंपटीशन काफी जरूरी है, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। उसके अलावा बोला गया कि आपका जो भी ऑब्जेक्ट है उसके पाने के लिए जो नेगेटिव एस्पेक्ट को, जो कंपटीशन का एडवर्स इफेक्ट भी होता है ना, बुरा परिणाम ना हो, इसके लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाना जरूरी है, ताकि वो कुछ फंक्शन परफॉर्म कर सके। ठीक है, जिसमें इंट्रीम ऑर्डर पास करना, अवार्ड करना, कंपनसेशन लगाना, ठीक है, पेनाल्टी इंपोज करना, ये सब काम करने के लिए सीसीआई का निर्माण होना, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया करके निर्माण होना जरूरी है। और सीसीआई बनाने का जो आपका कंपटीशन एक्ट में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया बनाने का मुख्य तरह का एम क्या क्या होना चाहिए, ये बोलता है कि एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपटीशन को हटाना, उसके बाद इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर जो है ना, कंज्यूमर का इंटरेस्ट को बढ़ावा देना, फेयर ट्रेड करना। ठीक है, ये सारी बातें बताई गई थी। अब हम लोग बात करते हैं कि अरेंजमेंट ऑफ चैप्टर और सेक्शन अंडर, यहां पर हम लोगों ने देखा टोटल 9 चैप्टर्स और 66 सेक्शंस हैं। उसका अरेंजमेंट बात करते हैं। प्रिलिमिनरी, सबसे पहले प्रिलिमिनरी दिया गया रहता है, फिर सेक्शन नंबर 2 में डेफिनेशन दिया गया रहता है। तो यही बातें चैप्टर नंबर 1 में डाली गई है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 2 है, ये मुख्य तौर पर बताता है, सबसे पहले बताता है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट को। कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जो एंटी कॉम्पिटिटिव होते हैं, जो कि वाइड होते हैं, जिनको करना गैर कानूनी होता है। अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन को और रेगुलेशन ऑफ कॉम्बिनेशन, ये 3 बातें मुख्य तौर पे इस चैप्टर की जान है। एक एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट वाइड एग्रीमेंट होता है। दूसरा कि अगर आप डोमिनेंट पोजीशन पे हो तो उसका अब्यूज नहीं कर सकते हो। तीसरा कि कॉम्बिनेशन, जी हां, आप सब मिलजुल कर जो वॉट लगाओगे ना कंपटीशन की, वो नहीं कर सकते। उसके लिए कॉम्बिनेशन वर्ड इस्तेमाल किया गया कि जो इंटरप्राइज लोग, आप लोग एक इंडस्ट्री के लोग मिल जाओगे और पूरा राज करोगे। ठीक है, ऐसा है कि प्राइस के साथ खेलोगे, जब चाहोगे मार्केट को बर्बाद करोगे, और पब्लिक कंज्यूमर हित में भी वो नहीं रहेगा और देश के हित में भी अल्टीमेटली नहीं रहेगा। ठीक है, उसके बाद ये जो सारे सेक्शंस है वो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया। ये चैप्टर में कंपटीशन ऑफ कमीशन ऑफ इंडिया क्या होता है, उसका फॉर्मेशन क्या होता है, उसका फंक्शंस क्या होता है, उसके पावर क्या क्या होते हैं, ये सारी बातें यहां पर बताई गई। फिर डायरेक्टर जनरल की ड्यूटी, अब कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के लेवल का भी तो कुछ तो होना चाहिए, उस पर भी तो कंट्रोल लगाने वाला। उसके अलावा पेनाल्टी, तो हमने यहां पर देखा सीसीआई पेनाल्टी वगैरह सब लगाता है अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो, यानी कि कोई भी एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट किया, या फिर डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज किया, या फिर कॉम्बिनेशन बनाया। ठीक है, उसके बाद कंपटीशन एडवोकेसी और अकाउंट्स वगैरह मेंटेन करना, ऑडिट, एप्लीट ट्राइब्यूनल और कुछ मिसलेनियस बातें करके हम लोग यहां पर जानेंगे। ये चैप्टर सेक्शन का ओवरव्यू होता है।
ठीक है, अब हम लोग अकॉर्डिंगली यहां पर एक एक चीजें यहां पर शुरुआत करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि आपका प्रिलिमिनरी कोई भी सेक्शन में होता है, जो चैप्टर नंबर 1 हम लोगों ने देखा, जिसमें डेफिनेशन भी आगे करके देखने को मिलेगा। तो पूरे भारत में एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर में 13 जनवरी 2003 को प्रेसिडेंट ने एसेंट दिया था। अगर आपको डेट याद होगा तो, जो हम लोगों ने 2001 में जो कंपटीशन बिल पास किया गया था। तो अब यहां पर बात करते हैं कि पूरे भारत में कंपटीशन लॉ लाया गया एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन आर्टिकल 370 हटने के बाद अब ये एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर वर्ड भी हट गया, क्योंकि आर्टिकल 370 की वजह से वो अलग स्टेट था, ठीक है, उस पर लागू नहीं होता था कानून। लेकिन अब आर्टिकल 370 की वजह से कंपटीशन एक्ट जम्मू कश्मीर पर भी लागू होगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यहां पर बात करते हैं कि जब ऐसी बात आएगी जम्मू कश्मीर को लेके, तो आर्टिकल 370 का हवाला देते हुए आप बोलोगे कि अब कंपटीशन एक्ट, क्योंकि पूरे भारत में जो है ना जम्मू कश्मीर भी इंक्लूड है, ठीक है, इंडिया के डेफिनेशन के हिसाब से, इसकी वजह से यहां पर भी लागू होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफिशियल गैजेट में बताती है कब से यहां पर लागू किया जाएगा। यहां पर बोला गया कि डिफरेंट पोजीशन डिफरेंट डेट को भी लागू कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। डिफरेंट जो है सेक्शन जो लाएगी ना, उसका जो एप्लीकेबिलिटी है डिफरेंट डेट से भी कर सकती है। ये बातें बताई गई पूरे भारत में लागू एक्सेप्ट जम्मू कश्मीर, डिफरेंट प्रोविजन को डिफरेंट डेट पर भी लागू किया जा सकता है। फिर यहां पर कमेंट में कुछ डेट के बारे में बताया गया कि कौन सा सेक्शन कौन से डेट में आया, ये सारी बातें बताई गई जो कि काम की नहीं है यहां पर कमेंट। फिर हम लोग बात करते हैं एक्विजिशन का डिफिनेशन। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होना वाइड होता है। दूसरी बात मैंने बताई कि डोमिनेंट पोजीशन का आप गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन नहीं कर सकते हो। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कॉम्बिनेशन। ये 3 वर्ड को ध्यान रखो, इस चैप्टर की जान है। और कॉम्बिनेशन कैसे बनता है, अमालगमेशन, डीमर्जर से। मान लीजिए कि अगर जो है ना, जो मेन जो है ना, जो कंपनीज है, जैसे टेलीकॉम सेक्टर ही मान लो, रिलायंस जियो है, एयरटेल है, वो सब मिलकर आपस में जो है ना जुड़ जाती है, कॉम्बिनेशन बना लेती है। और कॉम्बिनेशन बना लेती है या एक दूसरे को एक्वायर कर लेती है। जियो के पास इतना पैसा है कि जितने भी टेलीकॉम सेक्टर है ना, सबको एक्वायर कर लिया उसने, तो उसका जो क्या चलेगा, जियो का मनमाना चलेगा मार्केट में। देखो किस तरीके से जियो जो है ना, जियो ने मार्केट को कैप्चर किया है। इसमें आपको एक शब्द देखने को मिलेगा, ठीक है, जहां पर मैंने आपको कॉस्टिंग का भी एग्जांपल लेना है, प्राइसिंग पॉलिसी के बारे में भी बताना है। ठीक है, ध्यान से आपको एक एक बातें सुनिए, बड़ा मजा आएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये, कॉम्पिटिशन एक्ट। ठीक है, तो यहां पर एक्विजिशन का मतलब क्या होता है, कॉम्बिनेशन से रिलेटेड है। कॉम्बिनेशन सेक्शन नंबर 5 में देखने को आपको मिलेगा, सेक्शन नंबर 5 में देखना मिलेगा। अब यहां पर एक्विजिशन में डायरेक्ट एक्वायर करे जरूरी नहीं है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट अगर कोई एक्वायर करता है, किसका, अगर आप शेयर, वोटिंग राइट या एसेट्स एक्वायर करते हो किसी भी अदर इंटरप्राइज का, एक इंटरप्राइज करता है, ठीक है, एक या अधिक इंटरप्राइज का शेयर्स, वोटिंग राइट या एसेट्स, या फिर अदरवाइज मैनेजमेंट या कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है, मैनेजमेंट या कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। ठीक है, तो इसका मतलब यहां पर क्या हो गया कि कॉम्बिनेशन शब्द में कंट्रोल भी ले लेना, जैसे आपने बाजीगर मूवी देखी होगी, पावर ऑफ टर्नी ले लिया था। ठीक है, इस तरह से मैनेजमेंट या कंट्रोल पर भी अपना अधिपत्य जमा लेता है, तो उसको एक्विजिशन कहा जाएगा। ये एक्विजिशन डिफिनेशन मैं आपको क्यों बता रहा हूं, कॉम्बिनेशन में जानने के लिए, कितना शेयर, कितना वोटिंग राइट, कितना एसेट्स, उसका परिणाम क्या, वो सारी बातें हम लोग जानेंगे कॉम्बिनेशन पढ़ते वक्त में, सेक्शन 5 में, जो काफी इंपॉर्टेंट हिस्सा है एक्विजिशन में। हम लोगों ने जाना। अब यहां पर बात करते हैं एग्रीमेंट के बारे में। तो एग्रीमेंट वर्ड भी मैंने आपको यहां पर बता दिया था, एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। जी हां, लिखेंगे हम इसको एसीए, ये वर्ड आपके लिए एसोसिएट चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ है। लेकिन यहां पर हम बात करते हैं एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट, तो केवल एग्रीमेंट शब्द बोला, इसका मतलब आपको समझ जाना है एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट यानी कि सेक्शन नंबर 3 की चर्चा, सेक्शन 5 कॉम्बिनेशन, सेक्शन 3 एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट। ये कुछ सेक्शन नंबर आपको याद रखने पड़ेंगे क्योंकि आप एग्जैक्ट जगह पर जा सको। ठीक है, अब यहां पर बात करते हैं कि एग्रीमेंट में इंक्लूड होता है अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग या एक्शन। ठीक है, एक्शन इन कंसर्ट। ठीक है, एक्शन इन कंसर्ट क्या होता है, मान लो कि मुझे किसी को सुपारी देना, किसी को टपकाना है और आपको भी किसी को टपकाना है, तो आपके स्टेट में मैं जाके उस आदमी को मार दूंगा और मेरे बदले में
आप मेरे स्टेट में जाके मेरे दुश्मन को मार दोगे। इसका मतलब क्या हो गया, एक एक्शन के बदले एक दूसरे से हम लोगों ने क्या एग्रीमेंट कर लिया, एक ऐसा प्लानिंग कर लिया ना जिस प्लानिंग के तहत कि आपका कोई भी एविडेंस ना मिले। क्योंकि सबसे पहले क्या होता है ना कि रीजन फाइंड आउट करना जरूरी होता है। जो आपने अगर एलएलबी करोगे, उसमें आप क्रिमिनल लॉ पढ़ोगे, तो उसमें आपको पता चलेगा कि हर मर्डर के पीछे रीजन होना जरूरी होता है। रीजन अगर पता चल गया ना तभी मर्डर, मतलब क्योंकि बिना मतलब को कोई किसी को मार नहीं देता है, कुछ तो रीजन होता है। तो अगर एक्शन इन कंसर्ट का एग्जांपल मैंने किस तरीके से लिया, मैंने एक्शन इन कंसर्ट का एग्जांपल इसलिए लिया कि सपोज दैट मेरे स्टेट में आपको किसी को मारने का है, मेरे को मारने का है, तो मैं खुद नहीं मारूंगा। और आप मान लो कि कहां से हो, आप मान लो कि वेस्ट बंगाल से हो, मैं मान लो कि पंजाब में हूं। तो पंजाब, आप वेस्ट बंगाल से आओगे, मेरे दुश्मन को मारोगे, और मैं पंजाब से जाऊंगा वेस्ट बंगाल और वहां पे आपके दुश्मन को मारूंगा। तो रीजन पुलिस फाइंड आउट नहीं कर पाएगी मर्डर करने का। और तो इसका मतलब क्या हो गया, इस तरह से बोला गया। इस एग्जांपल हुआ जो सावधान इंडिया वगैरह सब में आपने देखा होगा, मूवी में भी देखा होगा, साउथ मूवी में भी ऐसा होता है, कुछ मूवी में दिखाया है। तो उसको बोलते हैं एक्शन इन कंसर्ट। तो अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग, एक्शन इन कंसर्ट, ये तीन बातें देखना। ये फॉर्मल हो, इनफॉर्मल हो, ओरल में हो, रिटन में हो, या लीगली हो, या इनलीगली तरीके से हो, जैसे भी होगा एग्रीमेंट चलेगा। ये एग्रीमेंट कवर हो जाएगा। रिटन, फॉर्मल, ये सब जरूरी नहीं है, कैसे भी चलेगा। लीगली इन्फोर्सेबल है या नहीं है एग्रीमेंट, ये भी जरूरी नहीं है। एग्रीमेंट मतलब कैसा भी एग्रीमेंट यहां पर कवर हो जाएगा। ठीक है, जिसमें अरेंजमेंट, अंडरस्टैंडिंग या एक्शन इन कंसर्ट, ये सब बातें यहां पर करके बताई गई है। अब जहां तक हम लोग बात करेंगे, जो यहां पर बताया गया है, जो मीनिंग ऑफ, यहां पर मीनिंग ऑफ अरेंजमेंट के बारे में बताया गया है। तो जरूरी नहीं है यहां पर जो आपका जो पार्टीज जो होता है वो पैरेलल बिहेवियर करे। जो अरेंजमेंट में क्या होता है ना कि पैरेलल बिहेवियर करना यहां पर जरूरी नहीं होता है। कॉमन कोर्स ऑफ जो है ना वो आपका अरेंजमेंट यहां पर काफी है। ठीक है, मतलब ऐसा अरेंजमेंट करना, ऐसा आप लोगों के बीच में जो है ना दो पार्टीज के बीच में प्लानिंग करना, ठीक है, जिसके लिए आपका क्या होगा कि एक दूसरे से एक्सपेक्टेशन है आपका कुछ, उसको पूरा किया जाएगा। ठीक है, अब एक ही जैसा जरूरी नहीं है कि भाई मैंने आपके लिए ये किया तो आप उसी लेवल का करो, बराबर लेवल का करो। आप रिजनेबल चीजें ही करो, रिजनेबल प्राइस ही चुकाओ, ऐसा कुछ नहीं है। अरेंजमेंट मतलब किसी भी तरह कर का अरेंजमेंट हो जाएगा। अंडरस्टैंडिंग का मतलब कि एक का रिप्रेजेंटेशन दूसरा फॉलो करता है, उसको अंडरस्टैंडिंग बोलते हैं कि एक का रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो दूसरा फॉलो करता है। एक्शन इन कंसर्ट का एग्जाम्पल मैंने आपको ले लिया, कभी पूछा नहीं जाएगा एग्जैक्टली ये सब क्या होता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि ये सब पॉइंट यहां पर दिया गया है। यानी कि आपने यहां पर क्या बोला है कि एक्शन इन कंसर्ट ये कॉमन इंटरेस्ट के लिए कॉमन कंडक्ट करता है दो और टू और मोर पार्टी मिलके। ठीक है, आइडेंटिकल एक्शन ऑफ टू और मोर पार्टी कैन बी टर्म्ड एज एक्शन इज इन कंसर्ट वेयर सच पार्टी टीमिंग अप टुगेदर फॉर ईच द सेम रिजल्ट। ठीक है, टू रीच द सेम रिजल्ट। सेम रिजल्ट को पाने के लिए जो है ना आप लोग दो पार्टी ने मिलकर ये प्लानिंग किया। यहां पर ऑब्जेक्टिव क्या होता है, यहां पर मार्केट को कैप्चर करना ऑब्जेक्टिव होता है। बिजनेस ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट कमाना, उसके बाद जो है मार्केट शेयर करना। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ना वो आपका यहां पर आता है। अब यहां पर एक एग्जांपल दिया गया, इलस्ट्रेशन दिया गया है, जो सिक्योरिटी लॉ होता है ना, सिक्योरिटीज लॉ। ठीक है, उसमें यहां पर बोला गया है कि कभी भी टेक ओवर आप करोगे ना, मार्केट ओपन मार्केट से अगर खरीद रहे हो, ठीक है, मान लो किसी भी कंपनी का शेयर आप ओपन मार्केट से खरीद रहे हो, आपको पता है कि 51% से ज्यादा जो आपने खरीद लिया, तो इसका मतलब आप उस पर टेक ओवर कर लोगे। लेकिन आपको अपना इरादा बताना पड़ेगा कि आप इसको एक्वायर करना चाह रहे हो, इसकी वजह से इसके सारे के सारे शेयर्स खरीदते जा रहे हो। अपना इंटेंशन बताना पड़ेगा कि कंट्रोलिंग शेयर, वोटिंग राइट, ये अपने हाथ में लेना जा रहे हो। ये सिक्योरिटी लॉ में लिखा गया है। ठीक है, अगर मान लीजिए टेक ओवर आप अगर करना चाहते हो या कमांडिंग शेयर आप खरीदना चाहते हो, तो आपका इंटेंशन को पब्लिकली बताना पड़ेगा। आफ्टर हैविंग बाउट अप सर्टेन परसेंटेज ऑफ शेयर, मतलब 51% पे आपका कमांडिंग शेयर हो जाएगा ना, तो आपको 45-47 तक में ही बता देना पड़ेगा पहले ही कि मैं इतना शेयर खरीदने जा रहा हूं। पब्लिकली बताना पड़ेगा, मतलब आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर वगैरह सब में छपाना पड़ेगा, पब्लिकली बताना पड़ेगा। ठीक है, एक एक्सटेंट से ज्यादा खरीदने के बाद। देखो ये सिक्योरिटी लॉ में लिखा गया है। इसका मतलब यहां पर क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया कि आपका इस सिनेरियो को बताता है जो कि एग्रीमेंट से रिलेटेड है, कि आपको पब्लिकली बताना पड़ेगा। यहां पर एक एग्जांपल दिया गया है, इसका मतलब आगे चल के आपको डिटेल में समझ में आएगा। जब बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग लेंगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि देखो इंटेंशन को पब्लिकली यहां पर बताना
बढ़ाना पड़ता सिक्योरिटी लॉ के तहत। उसके अलावा एग्रीमेंट में दो बातें आती है, एक हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट और दूसरा वर्टिकल एग्रीमेंट। जी हाँ, एग्रीमेंट जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट और वर्टिकल एग्रीमेंट, जो कि आगे चलकर डिटेल में पढ़ना है। सेक्शन नंबर 3 यानी कि एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट आप पढ़ते रहोगे ना, तो वहां पर एग्रीमेंट हॉरिजॉन्टल होता है और वर्टिकल एग्रीमेंट होता है। जब हम लोग बात करते हैं कि जब दो या अधिक पार्टी सेम लेवल पर ऑपरेट करते हैं, सेम लेवल पर ऑपरेट करते हैं, ठीक है, सेम लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, सप्लाई, सर्विस, सेल या जो भी हो, सेम लेवल पर ऑपरेट करते हैं बराबरी के लोग। जैसे अभी आप बोल सकते हो ना कि एक सेम लेवल पर कौन दो कंपनी काम करती है, रिलायंस जियो और रिलायंस एयरटेल, एयरटेल और रिलायंस जियो, ये दोनों सेम लेवल पर ऑपरेट करती है। दोनों आपस में एग्रीमेंट अगर करते हैं तो सेम लेवल पे वो लोग हैं एक तरीके से देखा जाए तो। इसका मतलब ये क्या हो गया, उनके बीच का एग्रीमेंट हो गया हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट। और वर्टिकल एग्रीमेंट क्या हो गया, टू और मोर पार्टी डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं, डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं, चाहे वो डिफरेंट लेवल का प्रोडक्शन क्यों ना हो। सपोज दैट मैं कोई प्रोडक्ट बनाता हूं, ठीक है, मेरी कार बनाने की कंपनी है, आपकी कंपनी इंजन बनाने की, किसी की कंपनी टायर बनाने की कंपनी है, यानी कि हम लोग आपस में मिलकर प्लानिंग करते हैं, हम लोग आपस में मिलकर एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं ना जो कि एंटी कॉम्पिटिटिव हो, जो मार्केट के को अपने हिसाब से कंट्रोल लेने के लिए हमने किया। मार्केट कंट्रोल का मतलब क्या, प्राइस पर कंट्रोल, डिमांड पर कंट्रोल, सप्लाई पर कंट्रोल, सेल्स पर कंट्रोल, परचेज पर कंट्रोल, डिस्ट्रीब्यूशन पर कंट्रोल या किसी तरह का कंट्रोल, ये सारी चीजें हो गई क्या बोलते हैं एग्रीमेंट। अब एग्रीमेंट हॉरिजॉन्टल एग्रीमेंट और वर्टिकल एग्रीमेंट, ये दो बातें जो है ना समझने लायक चीज है, जो कि हम लोग एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट पढ़ते वक्त में देखेंगे। फिर कुछ और डिफिनेशन को देख लेते हैं। एप्लीएट ट्राइब्यूनल, ठीक है, एप्लीएट ट्राइब्यूनल, ये जो आपका एप्लीएट ट्राइब्यूनल है, ये आपका कहां से लिया गया है, ये आपका कंपनी लॉ से लिया गया है। कंपनी लॉ वाला ही यहां पर एज सच जो है ना वहां पर लिया गया है, जो सेक्शन 53A में यहां पर बताया जाएगा, आगे चलकर 53A में बताया जाएगा। अब यहां पर बात करते हैं कार्टेल। कार्टेल जो वर्ड है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कार्टेल जो होता है वो ओपन इकोनॉमी का कैंसर है, ठीक है। कार्टेल जो है उसके बारे में बताया गया कि ओपन इकोनॉमी का कैंसर है, यानी कि सबसे पहले फ्री ट्रेड होना चाहिए। फ्री ट्रेड का मतलब लिबरलाइजेशन, ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी का ये कैंसर है। कार्टेल, सी फॉर कार्टेल, सी फॉर कैंसर, तो ये वर्ड जैसे ही आएगा तो कार्टेल ओपन इकोनॉमी का कैंसर है। अब यहां पर बात करते हैं कार्टेल लोग क्या करते हैं, जो भी चीजें हैं अभी मैंने बताया आपका, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल, ट्रेड, ठीक है, सर्विस प्रोवाइड, ये सारी चीजें क्या करते हैं, यहां पर ये लोग क्या करते हैं ना कि लिमिट या कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं या कंट्रोल करते हैं, ठीक है। यानी कि यहां पर जो कार्टेल का मतलब एसोसिएशन होता है, एक ऐसा एसोसिएशन लोग बनाते हैं ना जिसमें हम लोग क्या करेंगे ना, प्रोड्यूसर, सेलर, डिस्ट्रीब्यूट, ट्रेडर या सर्विस प्रोवाइडर, ये लोग मिलकर एक ऐसा एग्रीमेंट करते हैं आपस में ये लोग, प्रोड्यूसर लोग, सेलर लोग, डिस्ट्रीब्यूटर लोग। आप बोलोगे ये तो कॉम्बिनेशन में बताया था अभी। कॉम्बिनेशन तभी होता है जब कुछ कंडीशन को पूरा करे। वो कंडीशन हम लोग सेक्शन नंबर 5 में देखने के लिए जा रहे हैं। कार्टेल का मतलब एक सिर्फ सिंपल एसोसिएशन बनाते हैं ये लोग, जिसमें ये लोग आपस में ऐसा एग्रीमेंट करते हैं जिससे ये लिमिट या कंट्रोल कर सके, या अटेम्प्ट करते हैं लिमिट या कंट्रोल करने का। किस चीज को, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल्स, प्राइस या फिर ट्रेड ऑफ गुड्स या प्रोविजन ऑफ सर्विस, इन सबको कंट्रोल करने का ट्राई करते हैं या फिर कंट्रोल करते हैं एसोसिएशन बनाकर। यानी कि जो कॉम्बिनेशन होता है, कॉम्बिनेशन के रिस्पेक्ट में हम लोगों ने सबसे पहले देखा वर्ड एक्विजिशन। कॉम्बिनेशन तभी होगा जब एक्विजिशन होगा, कॉम्बिनेशन तभी होगा जब एक्विजिशन होगा। और जब एक सिंपल एसोसिएशन बनाया तो वो कार्टेल होगा, और कार्टेल बनाना एक तरह का एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होता है, ठीक है। कार्टेल आर द कैंसर ऑफ ओपन मार्केट इकोनॉमी, यानी कि ओपन मार्केट इकोनॉमी का कैंसर है। ये बातें यहां पर बताई गई। अब यहां पर बात करते हैं कि कुछ बातें यहां पर लिखी गई है, जैसे 1998 में, ठीक है, यहां पर जो है ना जो OECD करके एक जो बोर्ड बना, ठीक है, एक तरह के ऑर्गेनाइजेशन बना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म हुआ। अब इन्होंने रिकमेंड किया कि कार्टेल जो होता है वो सबसे बड़ा वायोलेशन है इकोनॉमिक लॉ का। कार्टेल को सबसे बड़ा वायोलेशन बोला, ये एसोसिएशन बनाना जो होता है ना, ये लोग जो है ना सबसे डेंजरस चीज होता है ये। एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कार्टेल को इतना सीक्रेटिव और जो इसका इलिसिट बिहेवियर होता है, इतना छुपा हुआ बिहेवियर होता है ना कि इसको ढूंढना, इसके खिलाफ सबूत निकालना भी कठिन हो जाता है कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया को, सीसीआई को कार्टेल ढूंढना। इन लोग इतनी चालाकी से ऐसा करके एसोसिएशन बनाते हैं ना, इतना चालाकी से जो है ना मार्केट के साथ खेलते हैं ना कि सीसीआई को ढूंढना मुश्किल हो जाता है,
ठीक है, ये डिफिकल्ट होता है, सीक्रेटिव और इलिसिटिव बिहेवियर होता है, एक दूसरे को कवर अप करते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते हैं। ये एक रिपोर्ट में बताया गया। ठीक है, इलिसिटिव बिहेवियर यानी कि सीक्रेटिव बिहेवियर होता है। एजेंसी को डिटेक्ट करने में इस कार्टेल को बहुत ज्यादा एफर्ट लगता है, एविडेंस कलेक्ट करने के लिए एक्स्ट्रा पावर लगाना पड़ता है, और यहां पर जो होता है कि आपका इसको डिफेंड करना, इसको रोकना भी जो है ना बहुत कठिन होता है। ये बातें यहां पर बताई गई है कि आपका अथॉरिटी को कितनी समस्याएं होती हैं कार्टेल को ढूंढने में, उसको एविडेंस निकालने में, उसका सबूत निकालने में और उसको रोकने में। तो ये कार्टेल के बारे में बताया गया है। कार्टेल में यानी कि आपने यहाँ पर एसोसिएशन देखा जिसमें यहाँ पर क्या क्या काम करता है। कार्टेल जो होता है, दो या अधिक इंटरप्राइज आपस में एसोसिएशन बनाती है, वो एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट एग्रीमेंट करके, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई जो है ना एक्सप्लिसिट एग्रीमेंट नहीं बनाती है, एक्सप्लिसिट हो, खुलेआम बनाती हो, या फिर छुप छुपा के जो है ना मतलब जाहिर करके बताती हो या बिना जाहिर किए हुए बताती हो। दोनों सिचुएशन में आपका ये लोग एसोसिएशन बनाते हैं जिसमें प्राइस फिक्स करना, प्रोडक्शन या सप्लाई को लिमिट करना, मार्केट शेयर को आपस में एलोकेट करना, या फिर सेल्स कोड का इस तरीके से कुछ काम करते हैं, या फिर कॉलोजिव बिडिंग या बिड रिगिंग। ये इंपॉर्टेंट टर्म होता है, कॉलोजिव बिडिंग या बिड रिगिंग। जो बिडिंग होता है ना उसमें पूरा प्लानिंग करते हैं, आपस में सहमति देते हैं। कई टाइप के कॉलोजिव बिडिंग होते हैं, बिड रिगिंग होते हैं, मतलब बिड में प्लानिंग करते हैं कि एक काम करना, सबसे लोएस्ट बिड तू कोट कर देना और तेरे से ऊपर वाला बिड मैं कोट कर लूंगा। उससे क्या होगा ना कि जब तुम लोएस्ट बिड की वजह से तुम जीत जाओगे तो सेकंड हाईएस्ट बिड जो तुम बैक हो जाना, तुम सरेंडर कर देना कि नहीं मैंने बिड तो जीत लिया लेकिन मैं नहीं कर सकता, तो जो सेकंड लोएस्ट बिड रहेगा वो मेरा रहेगा। ठीक है, और मेरा रहेगा तो ये कर लेंगे, प्लानिंग कर लेते हैं करके। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी प्लानिंग होती है जो कि बिड रिगिंग में हम लोग कॉलोजिव बिडिंग के बारे में जानेंगे। तो बिडिंग के साथ जो प्लानिंग होती है उसी को यहाँ पर बिड रिगिंग या कॉलोजिव बिडिंग बोलेंगे। ये एक तरह का क्या होता है, कार्टेल होता है। बिड रिगिंग या कॉलोजिव बिडिंग क्या होता है, एक तरह का कार्टेल होता है, और कार्टेल एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट होता है। और एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है, वो वाइड होता है। एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट क्या होता है, वो एक तरह का से वाइड होता है, वो अलाउड नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी बातें हम लोगों ने जानी। अब ये जो कार्टेल होता है वो भी कई प्रकार के होते हैं, जिसमें आपका इंटरनेशनल कार्टेल, एक्सपोर्ट कार्टेल, और फिर आपका यहाँ पर आपका एक हो गया इंपोर्ट कार्टेल। इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे। अगले वीडियो तक के लिए जय राम जी की।